Hello students, today we will discuss about numericals. Those are in additional exercise. तो 25 न्यूमेरिकल जो है 25 न्यूमेरिकल जो है उसमें क्या किया है कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ठीक है। कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इसमें एक ऑयल की ड्रॉप है जो कि स्टेशनरी है, ठीक। तो इसको स्टेशनरी होने के लिए क्या, एक तो इस पर जो फील्ड है मतलब जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एफ ई, ठीक। एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जो कि mg है, जो कि इसका वेट होगा। अगर जो इसका वेट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो ये जो ड्रॉपलेट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टेशनरी फील हो जाएगी या स्टेशनरी हो जाएगी वहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें हम इसकी रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास एफ जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि उसका वेट कितना होगा, m इंटू जी, इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, q इंटू ई, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया है कि उसके पास 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, कितने 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा 12 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हो जाएगा उस ड्रॉपलेट पर चार्ज 12 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये करना है एफ जी इज इक्वल्स टू एफ ई। एफ जी कितना है एम जी, ये कितना है क्यू ई, ठीक है। मास, मास हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हम यहाँ मास की जगह क्या वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रखेंगे, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी रो इंटू जी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा क्यू इंटू ई। वैल्यूज पुट कर देंगे, यहां से आर की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। 4/3 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू पता है, रो की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.26 into 10 raised to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल्स टू चार्ज की वैल्यू यहां से हम पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है 2.55 into 10 raised to the power 4 न्यूटन पर कूलम। यहां वैल्यूज पुट करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा, यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं आर क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन कितना आ जाएगा रो जी इंटू 4 पाई ऊपर चला जाएगा 3। यहां वैल्यू पुट कर देना, क्यूब रूट फाइंड कर देना, बस थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आएगी वो क्यूब रूट फाइंड करने में आएगी, ठीक है। बाकी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में ही देख लेना अपनी। तो इसमें क्या दिया है, which among the curves shown in figure cannot possibly represent electrostatic field lines। तो इसमें जो ए डायग्राम दिया हुआ है, इसमें कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो किसी किसी एंगल पर है, ठीक है। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर होता है। मींस इसने जो कंडीशन दी है, इसने कोई भी कंडक्टर दिया है उससे ये इस डायरेक्शन में कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। कभी भी किसी भी कंडक्टर से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलरली पास होती हैं, ठीक है। कंडक्टर से निकलने के बाद या किसी भी बॉडी से बाहर एमर्ज होने के बाद वो बैंड होती हैं अपने पाथ से, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी, तो फर्स्ट हमारा पॉसिबल नहीं है। सेकंड में चलो फर्स्ट पार्ट तो इसका सही है, बी पार्ट में क्या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो फर्स्ट केस में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, चलो ठीक है। फिर सेकंड केस में नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया, फिर भी इसने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिखा दिया है, जो कि गलत है। तो हमारा सेकंड पार्ट भी गलत हो जाएगा। थर्ड सी, सी पार्ट में इसने दिखाया है क्या पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। पहले वाले पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ मूव कर रही है और दूसरे वाले पॉजिटिव से भी आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन कंडीशन क्या हो जाएगी, सी वाला जो पार्ट है वो राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन हमने पढ़ रखी है कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पास में लेकर के आते हैं
तो क्या वो एक दूसरे से रिपेल हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या लॉन्गिट्यूडिनली क्या रिपेल कर जाती है। ठीक, थर्ड हमारा सही होगा इसमें से, बाकी सब गलत हो जाएंगे। डी वाला गलत क्यों हो जाएगा? डी वाला गलत इसलिए हो जाएगा बेटा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर रही है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉसेस ईच अदर, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। ठीक है, ई वाले पार्ट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं जो किसी बॉडी से निकले बिना क्या क्लोज लूप बना रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लूप होता है लेकिन क्लोज लूप नहीं होता है। क्लोज लूप में अंतर क्या है, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से जाएंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी, पॉजिटिव से जाएंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप बना ले। ठीक है, यहाँ क्या होता है, क्लोज्ड लूप होता है, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप नहीं होता है। मींस क्लोज लूप का मतलब है कि क्लोज लूप का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि पॉजिटिव से जाकर के नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव से घूम के वापस पॉजिटिव नहीं आ रही है। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो यहाँ पहली चीज तो चार्ज भी नहीं है, बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, और दूसरी चीज ये क्लोज्ड कंटीन्यूअस लूप बना रही है, तो इस वजह से जो हमारा ई पार्ट है ये भी पॉसिबल नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें कितने से चेंज हो रहा है वो 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब मीटर, इससे वो चेंज हो रहा है। देखो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इन अ सर्टेन रीजन स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द z डायरेक्शन थ्रू आउट। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट but increases uniformly along the positive z direction at the rate of 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो हमने क्या लिखा, अब किसके अप्रोक्स वो चेंज होगा, किसके साथ चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ यह चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 10⁵ न्यूटन पर कूलम मीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या डाइपोल मोमेंट दिया है, डाइपोल मोमेंट क्या है, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में दिया है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव एक्स प्लस जेड डायरेक्शन में है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो माइनस जेड डायरेक्शन में है। तो इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस जेड डायरेक्शन हो जाएगी ना, ये क्या हो जाएगी, प्लस जेड डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें डाइपोल मोमेंट दिया है और क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस दिया है। हमसे पूछा है कि डाइपोल मोमेंट के साथ मतलब वो कितना एंगल चेंज करेगा या कितना उस पर टॉर्क लगेगा। तो सबसे पहली चीज हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, सबसे पहले हम फोर्स फाइंड कर देंगे, क्योंकि टो इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें फोर्स भी चाहिए, तो क्या एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू ई। एफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। एफ इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको क्यू इंटू ई अपॉन डी जेड से मल्टीप्लाई और डी जेड से डिवाइड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी जेड, ठीक, E अपॉन डी जेड। अब एक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो Q इंटू डी जेड है, मतलब जितनी लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ है उसको हम डाइपोल मोमेंट बोल देते हैं। तो F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये P आ गया इंटू E अपॉन डी जेड। तो फोर्स भी पूछा था उसने, टॉर्क भी पूछा था, तो फोर्स कितना आ जाएगा, यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻⁷ इंटू ई की वैल्यू कितनी है, ई अपॉन डी जेड, डी ई अपॉन डी जेड। ठीक है, यहां हमने क्या, इनफाइनाइटेसिमल फोर्सेस के लिए अगर हम काम कर रहे थे तो dF इज इक्वल्स टू क्यू डी हो जाएगा। ठीक, तो यहां से डी अपॉन डी जेड हमने फाइंड कर दिया, तो डी अपॉन डी जेड कितना आया था हमारे पास, 10⁵ न्यूटन पर कूलम मीटर। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ये आएगा 10⁻⁻² न्यूटन। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁻² न्यूटन आ जाएगा। अब एक कंडीशन और हमारे साथ है, क्या, कि टॉर्क कितना होगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और क्या डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब अगर दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री है तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि जो वैल्यू निकल करके आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों, टो इज इक्वल्स टू होता है पी साइन थीटा, और साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है ए पार्ट में कि जो कंडक्टर है उस पर जो चार्ज है वो पूरा का पूरा उसके सरफेस पर रहता है, कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर हम प्रूफ भी कर चुके हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। और हमारे पास फॉर्मूला यानी कि फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर इनसाइड द कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, तो कितना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू हुआ जीरो। अब इस कंडीशन में एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है, ये तो जीरो होगा नहीं, जीरो क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नॉट नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि जो टोटल चार्ज है वो उसकी सरफेस पर होता है, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी के सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारे पास कोई एक कैविटी है, डायग्राम दिया हुआ है बुक में, ठीक है, कोई एक कैविटी है इसके अंदर, ठीक है, पूरे के पास प्लस क्यू चार्ज था, कैपिटल क्यू, ठीक है। इसमें सबसे पहले चीज उसने क्या पूछा है, अनदर कंडक्टर बी विद चार्ज क्यू इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटेड फ्रॉम ए। ठीक है, बी को ए से इंसुलेट कर दिया, ये ए है, ये क्या है, ये जो है ये यहाँ पर बी कंडक्टर है, ठीक। इस बी कंडक्टर को ए से इंसुलेट किया हुआ है, इस पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो अब ये प्लस क्यू की वजह से ये जो इनर पार्ट है यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक। इस प्लस क्यू की वजह से इसके आउटर पार्ट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, और उसी की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो बाहर वाली बॉडी है उसके सरफेस पर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज इस पर होगा वो कितना होगा, क्यू प्लस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। ठीक है, अगर हम कोई भी एक चार्ज किसके अंदर, कैविटी के अंदर ए से इंसुलेट करके रख देते हैं तो जो टोटल फ्लक्स होगा इस कैविटी से बाहर आएगा वो किसके मतलब कितना होगा, दोनों चार्जेस के सम के बराबर होगा। ठीक है, थर्ड दिया है कि अगर कोई भी हमारे पास कोई सेंसिटिव हमारे पास इलेक्ट्रिकल गैजेट है, ठीक है, या कोई भी सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए कैसे उसको क्या किया जाएगा, तो हम क्या उसको एक मेटालिक बॉक्स के अंदर रख देंगे। यहाँ हमने कोई भी डिवाइस रख दी, इसके बाहर हमने क्या मेटालिक बॉक्स लगा दिया, तो जैसे ही इसको कितना भी चार्ज दो, इसको कितना भी चार्ज दो, अंदर रखी हुई जो मेटालिक मतलब जो भी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर लाइटनिंग हो रही है तो हमें कार के अंदर बैठना चाहिए, क्योंकि मेटल के अंदर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, मेटल पर जितना भी चार्ज हम देंगे वो मेटल की सरफेस पर कंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एक्सप्लेनेशन था इस क्वेश्चन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 29 क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें एक होलो स्फीयर दिया है, ठीक है, a hollow sphere charged conductor, a hollow charged conductor has a tiny hole cut into its surface। हमने क्या किया, एक इतना बड़ा होल इसमें कट कर दिया, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था, इसको हमने सी पार्ट मान लिया। ठीक है, इस एरिया एलिमेंट की वजह से इसका एरिया कितना हो जाएगा, ds, इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, dq। अगर हमने कोई एक पॉइंट यहां, ठीक है, इस कंडक्टर से इस डायरेक्शन में यहां हमने पॉइंट लिया, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, किसकी वजह से, एक AB की वजह से और एक ACB की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किस किस की वजह से, ये हो जाएगा EX, यानी कि हमने x पॉइंट लिया था, इस x पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम की वजह से। ठीक है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब इसको ये किसकी वजह से आ रहा था, E AB की वजह से प्लस E ACB की वजह से। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। EAB मतलब इस पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, इसको हमने क्या नाम दिया, ये हो गया EAB, और ये हो गया हमारे पास EACB। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये इस छोटे से पार्ट की वजह से हुआ, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इस पूरे पार्ट की वजह से हुआ। ये जो था ये Y था, Y पॉइंट लिया हमने,
इस पर इस चार्ज की मतलब इस एरिया एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये हो जाएगा ई ए बी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए सी बी था, नीचे जो ये पार्ट बचा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ये आ जाएगा ई ए सी बी। लेकिन इस y पर y पॉइंट पर क्योंकि कंडक्टर के अंदर है तो क्या है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा जीरो। ई वाई इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू यहाँ की कंडीशन क्या हो जाएगी ई ए बी माइनस ई ए सी बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू को जरा थोड़ा और सोल्व करो। ये कितना हो जाएगा ई ए बी माइनस ई ए सी बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ई ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया ई ए सी बी हो गया ना। ठीक, इसकी वैल्यू को उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, हमारे पास कितना आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ई ए बी प्लस ई ए बी। क्यों ई ए सी बी की जगह मैंने ई ए बी पुट कर दिया, कितना हो जाएगा टू ई ए बी इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ई ए बी इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि इस एरिया एलिमेंट की वजह से, ठीक है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हमें यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग एक वायर है, ठीक है, जिसके अराउंड हमें इलेक्ट्रिक किसी एक पॉइंट जिसके चारों तरफ किसी एक पॉइंट आर डिस्टेंस पर हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जैसे कि हम गॉस थ्योरम से करते थे, अब हमें गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं करनी है, हमें क्या सिंपल कूलॉम्स लॉ से हमें ये चीज फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हमें पता है कि हमने कोई एक पॉइंट ले लिया आर डिस्टेंस पर, ठीक है, ये कोई भी पॉइंट हमने पी लिया, ठीक, हमने क्या एक एरिया एलिमेंट मान लिया, ठीक है, लेंथ एलिमेंट डीएल लेंथ का हमने कोई एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया जिसके पास चार्ज कितना है dq चार्ज है। ठीक, यहां से जब हमने लाइन मतलब ज्वाइन की तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब चार्ज के और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब जब हम यहाँ से इसके कंपोनेंट को रिजोल्व करेंगे, डी यहाँ से एंगल कितना थीटा बना रहा है तो इसके कंपोनेंट को रिजोल्व किया डी cos थीटा डी sin थीटा, सारे के सारे जितने भी डी sin थीटा वाले होंगे वो सब कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि हाफ लेंथ हमने ऊपर ली है वायर की, हाफ लेंथ हमने नीचे ली है, इसको एक तरीके से हमने ओरिजिन मान लिया है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ऊपर वाली लेंथ के जितने भी sin थीटा वाले कंपोनेंट्स आएंगे वो सब डाउनवर्ड आएंगे और नीचे वाली लेंथ के जितने भी कंपोनेंट आएंगे वो सब ऊपर की तरफ आएंगे। तो क्या होंगे सारे के सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और डी cos थीटा यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब एडेड हो जाएंगे। तो हमने क्या E इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन डी cos थीटा। तो सबसे पहली चीज हमें डी फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी, तो डी कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर कितना हो जाएगा ये इसका स्क्वायर, क्योंकि चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर हम ले रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर टू हमारे पास आ गई। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और रिजोल्व करना है। हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा डी क्यू ओवर डी एक्स, dq ओवर dx, dl भी ले सकते हैं इसको। इसकी वैल्यू से अगर हम क्या dq की वैल्यू फाइंड करें तो कितना हो जाएगा लैम्डा dx आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को कहां पुट करेंगे, यहां पुट कर देंगे। हमारे पास de इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, इसको हमने k मान लिया, 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन को हमने क्या लिख दिया k लिखा है यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा dq की जगह लैम्डा dx आ जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमें dx, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया पुट, जो इंटीग्रेशन बाय एलिमिनेशन मेथड होता है उसमें हमने क्या किया पुट r इज इक्वल्स x इज इक्वल्स टू r tan थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करो दोनों साइड तो कितना आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा।
क्यों? क्योंकि tan थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है, तो dx की जगह हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? dx को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने r की जगह x की जगह r tan थीटा रखा है तो हम यहाँ भी पुट करके देखते हैं, तो कितना आ जाएगा? ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, यहां से r स्क्वायर कॉमन लिया, कितना बचा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो कितना आ जाएगा अपॉन में, मतलब हमारे पास जो ये वाली टर्म है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई हमारे पास r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से ये किसकी वैल्यू आ गई? इस वाली टर्म की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बन गया? ये बन गया कितना? आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम इसकी वैल्यू किसमें पुट करेंगे? यहां पुट कर देंगे दोनों की वैल्यू। किस किस की? ये जो हमारे पास वैल्यू निकल करके आई है, एक तो ये वैल्यू, ठीक है, और एक ये वैल्यू। तो इसके लिए कोई रेज कर देते हैं। ठीक है, तो DE इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया? DE इज इक्वल्स टू के लैम्डा, dx की वैल्यू कितनी आ गई? r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन कितना आ जाएगा? ठीक है, ये dx की जगह हमने r sec स्क्वायर थीटा d थीटा रख दिया है। अब यहाँ नीचे r स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, r की एक पावर से r की एक पावर कैंसिल, de इज इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा k लैम्डा d थीटा अपॉन r। ये आ गया ना? ठीक, अब इसकी जगह अब हम जो ये वैल्यू है उसको हमने जो फर्स्ट इक्वेशन रखी थी, ठीक है, डायग्राम को भी मैं इरेज कर रहा हूं, जो हमने फर्स्ट एक इक्वेशन लिखी थी, क्या? E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dE cos थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहां से जो DE की वैल्यू है वो यहां से उठा करके यहां डाल देंगे। E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन k लैम्डा cos थीटा d थीटा अपॉन r। एक चीज का और ध्यान देना कि जो इसमें लिमिट आएगी, पहले जो लिमिट हम यूज कर रहे थे ये आएगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, और हमने क्या रखा था? हमने वैल्यू रखी थी x इज इक्वल्स टू r tan थीटा। ठीक है, थीटा की जगह अगर x की जगह हम क्या रख दें? इंफिनिटी रख दें, मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया? x अपॉन r आ गया। तो लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम थीटा की मतलब x की जगह माइनस इंफिनिटी रखेंगे, फिर क्या रख देंगे? प्लस इंफिनिटी रख देंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम माइनस इंफिनिटी रखेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू माइनस पाई बाई टू, अगर हम इसकी वैल्यू प्लस इंफिनिटी रखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस पाई बाई टू। ठीक है, क्योंकि टेन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है? इंफिनिटी होती है, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक इसकी लिमिट जाएगी। ठीक है, तो लिमिट भी तो एक्सचेंज होगी जब हमने वैल्यूज को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो हमारी लिमिट्स भी रिप्लेस हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा? E इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा? के लैम्डा अपॉन आर बाहर आ गया, कोस थीटा की जगह कितना आ जाएगा? साइन थीटा कितना? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक लिमिट जाएगी। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे? इसके बाद E इज इक्वल्स टू के की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, नीचे r भी हमने लिख दिया, ऊपर कितना आ जाएगा? लैम्डा। यहां से जब इसको ओपन करेंगे कितना आ जाएगा? साइन पाई बाई टू माइनस साइन माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? E इज इक्वल्स टू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि साइन माइनस पाई बाई टू हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई टू, ये कितना बीच में प्लस साइन हो जाएगा, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितना आ जाएगा? E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया विदाउट गॉस थ्योरम।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज, कोई भी इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर वायर होता है तो उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो यही तो आता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसको इतना देख लेना, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को बनने में कितने 3 क्वार्क्स मिलकर के एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। ठीक है, क्वार्क्स के बारे में कब पढ़ेंगे, जब कभी पार्टिकल फिजिक्स पढ़ोगे तो जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वो कितने हैं, 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे पार्टिकल्स और होते हैं जो एट रैंडम बनते रहते हैं और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। ठीक है, तो क्या एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने के लिए, या तो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, दोनों को ही बनाने के लिए कितने 3 क्वार्क्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें अब क्वार्क्स यूज होते हैं जिसका चार्ज कितना 2/3 इलेक्ट्रॉन है, 2/3 ई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का 2/3 चार्ज होता है। ठीक, डाउन क्वार्क्स क्या, जिसके पास माइनस, डाउन के पास माइनस चार्ज होता है, -1/3 ई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का 1/3 चार्ज किसके पास, डाउन क्वार्क के पास होता है। ठीक, अब कंडीशन क्या है कि प्रोटॉन के केस में फाइंड करना है कि कितने अप क्वार्क्स होंगे कितने डाउन क्वार्क होंगे। हमने लेट कर लिया, लेट प्रोटॉन के केस में अप क्वार्क्स कितने n, तो डाउन क्वार्क्स कितने बचेंगे 3 n। ठीक है, अब हमारे पास क्वार्क्स है तो मतलब कितना अपक्वार्क्स, जो अपक्वार्क्स होते हैं उसमें दिया हुआ भी उनको u से नोटेट करते हैं, और जो डाउन क्वार्क्स होते हैं उनको d से नोटेट करते हैं। मींस नंबर ऑफ u यानी कि अप क्वार्क्स प्लस डाउन क्वार्क्स इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ठीक है, यानी कि कितने n नंबर ऑफ अप क्वार्क्स और कितने चार्ज ऑन, मतलब ठीक है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन अप क्वार्क, टोटल चार्ज ऑन अप क्वार्क, तो कितना हो जाएगा n इंटू 2/3 e प्लस इस पर कितना चार्ज है, -1/3 e इंटू कितना हो जाएगा 3 n इज इक्वल टू e, क्योंकि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्लस ई चार्ज होता है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन प्लस में होता है। तो यहाँ क्या, इसको कैलकुलेशन कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 2ne/3 माइनस, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा e माइनस ई आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ne/3 इज इक्वल्स टू e। ठीक है, इन दोनों को सम कर लो, क्या e से e कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से यहाँ से e अगर हम कॉमन ले लें तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, e हमने कॉमन आउट ले लिया, कितना बचा 2n/3 -1 प्लस n/3 इज इक्वल्स टू e, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से कितना बचा हमारे पास, एलसीएम ले लो, 3 आ जाएगा, ये कितना बचा 2n -3 प्लस कितना आ जाएगा n आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ये कितना बचेगा 2n प्लस n -3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 3n इज इक्वल्स टू 6, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। मतलब एक प्रोटॉन को बनाने के लिए जो अप क्वार्क्स है वो कितने 2 अप क्वार्क्स लगेंगे, मतलब अप क्वार्क्स का नंबर कितना हो जाएगा, अप क्वार्क्स इज इक्वल्स टू 2 एंड डाउन क्वार्क्स इज इक्वल्स टू 1। मतलब एक प्रोटॉन जो बना होता है वो 2 अप क्वार्क से मिलकर बना होता है और एक उसमें डाउन क्वार्क होता है। ऐसे ही अगर हम न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो यहां हम क्या कर देंगे, केवल न्यूट्रॉन, ठीक है, सेम कंडीशन हमने इसमें भी लेट की, ठीक, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहां पर चार्ज कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। वो कैसे, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है 0 होता है, बाकी सारी कंडीशन सेम रहेंगी। ठीक है, सेम इसमें हो जाएगा 2ne/3 प्लस ये माइनस आ जाएगा, -3 से 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा e आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ne/3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। e यहां से भी कॉमन आउट लेकर के उधर भेज दो तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 ही हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा
n अपॉन 3 माइनस 1 प्लस n 2n अपॉन 3 माइनस 1 प्लस n अपॉन 3। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा कितना आएगा, यहां से एलसीएम ले लिया 3, कितना हो जाएगा 2n माइनस 3 प्लस n। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। आगे इसको कैलकुलेट कर देंगे, आगे कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 2n प्लस n कितना आ जाएगा 3n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 1। मतलब अब क्वार्क्स कितने हो गए यहां 1 और डाउन क्वार्क्स कितने हो गए 2, क्योंकि 3 क्वार्क्स मिलकर ही तो न्यूट्रॉन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ क्वार्क्स फाइंड कर दिए, किसमें प्रोटॉन के अंदर और न्यूट्रॉन के अंदर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है, कंसीडर एन आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अ स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लेस एट अ नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है, ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन शो दैट द इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज इज नेसेसरीली अनस्टेबल। इस कंडीशन में क्या मान लिया, नल पॉइंट पर हमारा चार्ज Q नॉट रखा है, इसके चारों तरफ कोई भी बहुत सारे चार्जेस हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, जिसकी वजह से यहाँ नल पॉइंट एक्वायर हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, जीरो हुआ। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर मैंने इसे इसके पार्ट से, मतलब इसकी जगह से इसको अगर मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वापस अपने पॉइंट पर आने के लिए। इसका मतलब है कि अगर मैं इसका एक आउटर सरफेस बना दूं, ठीक है, गॉसियन सरफेस बना दूं, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है, मतलब जो सिस्टम है उसके चारों तरफ जो हमने सरफेस बनाया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कुछ, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि अगर इनसाइड द शेल या इनसाइड द, मतलब कोई भी गॉसियन सरफेस के अंदर अगर हम चीजें ले रहे हैं, तो वहां क्या होता है, सारा का सारा चार्ज तो आउटर पॉइंट पे चला जाएगा ना, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिस्टम विल बी जीरो। तो किसी भी कंडीशन में अगर गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो जो सिस्टम के अंदर है वहां क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब है कि अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर वायलेशन हो रहा है गॉस थ्योरम का। तो इसका मतलब है, सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ जो ये इक्विलिब्रियम होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जैसे ही हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर के इस पर क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, लेकिन आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट क्या दिया है, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, हाँ, टू चार्जेस के लिए दिया हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, दूसरा चार्ज हमने यहाँ रख दिया, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लस क्यू जो भी है, ठीक है, एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, इन चार्जेस की वजह से यहाँ क्या हो गया, नल पॉइंट आ गया। नल पॉइंट आने का मतलब है कि यहाँ कोई भी चार्ज मैंने रखा, तो क्या होगा कि ये, इसको मैंने इधर प्लेस किया, वापस अपनी जगह आ गया, इधर प्लेस किया, वापस अपनी जगह आ गया। लेकिन अगर मैं इसको इक्वेटोरियल लाइन पर यहाँ प्लेस कर दूं, तो क्या होगा, अब ये जो चार्ज है अपने आप इन दोनों के फोर्स की वजह से इनसे दूर चला जाएगा। तो ये जो नल पॉइंट था इस केस में, केवल और केवल जो इक्वेटोरियल जो लाइन थी, एक्सियल लाइन थी, दोनों चार्जेस के पास हो रही थी, जिस लाइन पर फोर्स एक्ट कर रहा था, उसी लाइन पर वो इक्विलिब्रियम में था, अदरवाइज वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्या दिया है, जो फर्स्ट कंडीशन थी, एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, क्वेश्चन था हमारा 14th क्वेश्चन, ठीक है। 14th क्वेश्चन की कंडीशन में इसने क्या किया कि ये पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, इसने यहाँ से चार्ज छोड़ दिया, जिसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, vx है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो दो जगह बट गया, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है वो y एक्सिस पर है, जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो हमेशा सेम रहेगी। तो इस कंडीशन में सबसे पहली चीज जो 4e इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव कर रहा है, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें, e इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ठीक है। चार्ज कितना है, ये माइनस q चार्ज है। तो इस पर जो मतलब जितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया, ये जो y एक्सिस पर जो डिस्प्लेसमेंट किया यहां से यहां तक, इसकी वैल्यू कितनी प्रूव करनी है हमें, QEL स्क्वायर अपॉन 2mvx स्क्वायर। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि वर्टिकल जो
हमारे पास ये वर्टिकल कंडीशन आएगी तो इसका जो कंपोनेंट होगा यानी कि यू वाई, ठीक है, हमारे पास जो यू वाई है वो कितनी है, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, कितना हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम, इक्वेशन नंबर वन। अब अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम है तो इस लेंथ को, ये जो एल लेंथ है, इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है हमारे पास l है, वेलोसिटी कितना है हमारे पास vx है, इक्वेशन नंबर टू। सीधा सीधा अप्लाई करो किस इक्वेशन में, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, प्लस कितना हो जाएगा हाफ इनटू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, qe अपॉन m इनटू कितना हो जाएगा, l स्क्वायर अपॉन vx स्क्वायर, कितना आ गया यहां से, y इज इक्वल्स टू qe l स्क्वायर अपॉन 2m vx स्क्वायर, हमने प्रूफ कर दिया कि y इज इक्वल्स टू इतना आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसमें सारी चीजें दी हुई हैं, बस हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और इसकी l की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन में दिया है सपोज दैट पार्टिकल इन क्वेश्चन नंबर 33 is an electron projected with velocity vx is equals to 2 into 10 to the power 6 meter per second if E between electric field between the plates separated by 0.5 centimeter is 9.1 into 10 to the power 2 Newton per coulomb, ठीक है, where will the electron strike the upper plate, ठीक है, तो अपर प्लेट पर कब स्ट्राइक करेगा, इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, हम सबसे पहले क्या निकाल देंगे, जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ना y इज इक्वल्स टू क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2 एम वी एक्स स्क्वायर, इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया तो मैंने क्या सारी चीजें लिख दी है यहाँ पर, वी एक्स ई क्यू डी एंड एम, ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें गिवन थी क्वेश्चन में। तो एक चीज हमें और फाइंड करनी है, y, y का मतलब कितना डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें कितना बिटवीन रखा जा रहा है, बिटवीन का मतलब हो जाएगा कि इन दोनों प्लेट्स के मिडल में उसको हमने रखा है, तो कितनी डिस्टेंस उसको y एक्सिस पर ट्रेवल करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा d बाई टू, यानी कि 5 इंटू 10⁻³ तो कितना अपॉन 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। बस ये चेंजेस करना है, बाकी हमारे पास फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल्स टू क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m vx स्क्वायर, सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दो, यहां से तुम्हारे पास l की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, l इज इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट, कितना आ जाएगा 2m vx स्क्वायर इंटू y अपॉन QE, ठीक है, वैल्यूज पुट करके यहां से तुम आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ये था हमारा एडिशनल क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमने खत्म कर लिया है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें मिल जाएगा, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थैंक्स फॉर दिस।